जूस तो ले आई है, इसे पिलाएगा कौन? हाँ, पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे? मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू। आराधना अपनी बीमार माँ शांता और छोटी दिव्यांग बहन उर्मी के साथ रहती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी और वो गन्ने के जूस की एक दुकान पर डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है आराधना? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ की तबीयत तो ठीक नहीं है विकास बाबू, दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। ये कहकर विकास पैसे गिनने लगा और आराधना ने पूछा, कोई ऑर्डर है क्या? हाँ है, शांतिलाल की कोठी पर 10 ग्लास जूस पहुँचाओ। ठीक है, मैं अभी पहुंचा देती हूँ। ये कहकर आराधना गन्ने का जूस बनाकर शांतिलाल के घर देने चली गई और जब वो वहाँ से लौटी तो उर्मी पहले से ही उसके इंतजार में खड़ी थी। दीदी, दीदी जल्दी से घर चलो, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ये सुनकर आराधना सब काम छोड़कर घर की तरफ मुड़ जाती है। माँ तुम ठीक तो हो ना? माँ, अब तो इस संसार से विदाई का समय आ गया है बेटी। मेरे मरने के बाद उर्मी का पूरा ख्याल रखना। हाँ माँ, हाँ, मैं उर्मी का पूरा ख्याल रखूंगी। देखना, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाऊंगी माँ। आराधना ये कह ही रही होती है कि तभी शांता दम तोड़ देती है। माँ, माँ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ माँ। दीदी, दीदी माँ से कहो हमें अकेला छोड़कर ना जाए। दीदी, दीदी प्लीज। शांता की मौत के बाद आराधना को हर समय उर्मी की चिंता रहने लगती है। वो उसकी पढ़ाई पर पहले से ज्यादा जोर देने लगती है। उर्मी, मेरी बहन, कुछ भी हो, तू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। मेरा सपना तुझे बड़ा अफसर बनते देखना है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगी ना? हाँ दीदी, जरूर पूरा करूंगी। एक दिन उर्मी को स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया। उर्मी, तुमने 3 महीने से फीस जमा नहीं कराई है। कल क्लास में बैठने से पहले फीस जमा हो जानी चाहिए, समझी? जी मैडम। स्कूल से घर आते ही उर्मी ने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई। दीदी, मेरी स्कूल की फीस जमा करा दो, वरना मैं कल से स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरी फीस कल ही जमा करा दूंगी, पर तू स्कूल ना जाने की बात कभी मत करना, समझी? आराधना ने उर्मी की फीस के लिए कई जगह से पैसे मांगे, मगर कहीं से उसे पैसे नहीं मिले। उसी दिन वो शांतिलाल की पत्नी शारदा को गन्ने का रस डिलीवरी करने जाती है। अरे, ये तो बहुत कीमती नेकलेस है, जरूर शांतिलाल की पत्नी का होगा, उसे दे देती हूँ। आराधना नेकलेस को शारदा से दिखाते हुए बोली, देखिए माँ जी, ये नेकलेस आपका है ना? अरे हाँ, मेरा लाखों का नेकलेस। क्या इतना कीमती नेकलेस देखकर तुम्हें जरा भी लालच नहीं आया? दूसरे की चीज का क्या लालच करना माँ जी। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हुई और उसे कुछ रुपए देते हुए बोली, ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम, तुमने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। नहीं माँ जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये सुनकर आराधना की आंखों में आंसू तैरने लगे और वो बोली, अगर कुछ देना ही है तो मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस जमा करनी है। तेरे जैसी भली लड़की को मैं मना नहीं कर सकती, तुझे जितना कर्ज चाहिए मिल जाएगा। शारदा ये कह ही रही थी कि तभी उसका बेटा विनय वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, ये कर्ज लौटा भी देगी मॉम, कहीं बाद में पछताना न पड़े, सोच लो। मुझे हीरे और कंकड़ का फर्क अच्छी तरह से मालूम है बेटा, ये आराधना खरा हीरा है, हीरा। माँ की ये बात सुनकर विनय मन ही मन सोचने लगता है, हाँ हीरा तो है, बदन तो देखो, कोहिनूर हीरे के माफिक चमक दमक रहा है। जी में तो आता है कि इस हीरे का अभी के अभी दाम लगा दूं, लेकिन घर पर मॉम है इसलिए चुप हूँ। आराधना ने शारदा से कर्ज लेकर अपनी बहन की फीस भर दी और फिर कुछ दिन बाद, अरे आराधना, शांतिलाल के घर गन्ना जूस दे आओ भाई, 5 बड़े वाले ग्लास का ऑर्डर है। अभी दे आती हूँ विकास बाबू। आराधना गन्ने का जूस लेकर शांतिलाल के घर जाती है और देखती है कि वहाँ विनय और उसके दोस्तों के सिवा कोई नहीं होता। जूस तो ले आई है, इसे पिलाएगा कौन? पास बैठकर पिला भी दे। आप अमीर हो तो गरीब को कुछ भी बोलोगे? मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो विनय बाबू।
अगर मैं हाथ ना छोड़ू तो क्या करोगी? मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हारी बदतमीजी के बारे में सबको बता दूंगी। अगर मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूं तो? ये सुनकर आराधना को विनय पर क्रोध आ जाता है। मैं एक इज्जतदार गरीब लड़की हूँ विनय बाबू, मैं कोई बाजारू लड़की नहीं जो तुम्हारे पैसे पर मर जाऊँ। अब बहुत हुआ, आगे एक शब्द भी मत बोलना, बस। तू क्या समझती है कि मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा है कि तेरे जैसी बीसियों को खरीद लूं। चल चुप करके आ इधर। ये कहकर विनय ने आराधना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर तभी वहाँ शारदा आ गई और उसे देखते ही आराधना फूट फूट कर रोने लगी। विनय, ये क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रहा था। आपके अमीर बेटे और इनके दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है माँ जी। ये सुनकर शारदा बोलती है, मेरा बेटा इतना नीचे गिर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं इसे और इसके दोस्तों को अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, मेरी इज्जत बच गई, वही बहुत है। कैसे रहने दूँ? किसी लड़की की इज्जत की क्या कीमत होती है, ये सबक तो इनको सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर शारदा ने पुलिस को फोन कर दिया और हम आराधना से माफी मांग लेते हैं मॉम, हमें पुलिस थाने मत भेजो प्लीज, हम आगे कभी ऐसी हरकत भूलकर भी नहीं करेंगे। ऐसे गंभीर अपराध के लिए माफी कोई मायने नहीं रखती बेटा, इसकी सजा तो तुम सबको भुगतनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर, ले जाओ इनको। पुलिस विनय और उसके दोस्तों को थाने में ले जाती है और फिर शारदा आराधना के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, बेटी, मैं अपने बेटे की करतूत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो माफ कर देना मुझे। कसूरवार को तो आपने सजा दे दी है माँ जी, फिर आप माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने उसे दौलत तो बहुत दी मगर संस्कार न दे सकी, जो दौलत से भी ज्यादा जरूरी है। ये कहकर शारदा रोने लगती है। अब क्या हुआ माँ जी, क्या बेटी से दूर होने का दुख सताने लगा है आपको? दूर होने का नहीं, बल्कि उसके भविष्य की चिंता सताने लगी है बेटी। मैं तो उसके लिए तुम्हारा हाथ मांगने वाली थी, मगर निकम्मे ने सब चौपट कर दिया। ये सुनकर आराधना चौंक जाती है। मेरा हाथ माँ जी? पर मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ, पर गुणों और विचारों में हमसे बहुत अमीर हो, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी बेटा। ये कहकर शारदा चुप हो गई और आराधना भी वहाँ से चली गई। फिर इसके कुछ ही घंटों बाद आराधना विनय को साथ लेकर शारदा के सामने आ जाती है। विनय, तू यहाँ कैसे? मैंने इन्हें पुलिस से छुड़वा लिया है माँ जी, सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। जब आराधना ने ही मुझे माफ कर दिया है तो अब तुम भी कर दो ना माँ। विनय में ये बदलाव देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तूने एक दुखी माँ का दुख दूर करके बहुत बड़ा पुण्य किया है, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। ये कहकर शारदा ने आराधना को गले लगा लिया और फिर अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। इस तरह गरीब आराधना और उसकी छोटी बहन उर्मी का जीवन तो संवर जाता ही है, साथ ही शारदा को भी गुणवती बहू मिल जाती है। शादी कुछ महीने पहले ही गांव की एक लड़की दुर्गा से हो गई थी। दुर्गा बहुत ही सुशील और साधी थी। वो दिन भर घर का सारा काम करती और इसे ही अपना कर्तव्य समझती। अरे बहुरिया, सूरज सर पर चढ़ाया है, नाश्ता तो कर ले। रसोई में होने के कारण पसीने में भीगे हुई कपड़े में आटा लगाए हुए दुर्गा बाहर आकर कहती है, जी माँ जी, वो इन्हें दोपहर को ही शहर निकलना है तो पूड़ियाँ बना रही हूँ, ये सब निपटाते ही मैं खाना खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। भगवान जाने अम्बा, तूने क्या पुण्य कमाए थे जो ऐसी संस्कारी बहू मिली है। जीती रह बहू, जीती रह। वैसे मैं क्या कह रही थी कि थोड़ा लगाम डाल दे हरीश पर, बहुत काम करता है, बच्चे का मुंह दिखा दे, फिर तेरे पल्लू से बंधा रहेगा। जी माँ जी। दुर्गा हरीश के कपड़े तैयार कर देती है और खाना पैक कर बैग में डालते हुए कहती है, जी वो आप अक्सर शहर में रहते हैं और मैं रसोई में, घर बड़ा खाली खाली सा हो जाता है, तो वो माँ जी कह रही थी घर में एक बच्चा पैदा होता तो। बूढ़ी माँ हुई है और सठिया तुम रही हो, जो जैसा चलने दो, तुम्हारे खर्च कम है कि अब बच्चा भी पैदा करोगी। दुर्गा का मन टूट जाता है और हरीश बैग लेकर बाहर की ओर निकल पड़ता है। उसे इस तरह गुस्से में जाता देख अम्बा दुर्गा से कहती है, अरे बहू, हरीश इतनी जल्दबाजी में क्यों निकला? अभी तो ट्रेन आने में काफी वक्त है।
माँ जी वो मैंने बच्चे की बात की ना इसलिए। ये सही नहीं है बहू, बच्चे के नाम से वही मर्द चिढ़ता है जिसके दिल में कोई और हो। तू हरीश के पीछे पीछे जा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। दुर्गा छिपकर हरीश का पीछा करती है और ट्रेन के डिब्बे में किसी विलायती लड़की को हरीश से गले लगते देख लेती है। मैं तुम्हें लेने आ गई, कैसा लगा सरप्राइज हरीश डार्लिंग? यानी ये मेरा गांव है, यहाँ सब मुझे जानते हैं, ये सब शहर में। अब तो मैं तुम्हारा ही हूँ। दुर्गा ये सब देख लेती है और घर आकर अम्बा को सब बताती है। अब की बार आने दे, इस सयाश को 2 तमाचे लगाऊंगी, ठीक हो जाएगा। ये आए ही नहीं तो माँ जी। तू क्यों रोती है बहू? कुछ नहीं होगा, मैं तेरे ससुर जी से बात करती हूँ। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक होती है और हरीश दुर्गा की सौतन के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। ये सब क्या है हरीश? ये सब नहीं आंटी जी, मैं हूँ हरीश की वाइफ। मैंने ही घर आने की जिद की, अब कितने ही दिन रिश्ते को छिपाएं और क्यों? अभी अब डंडा पड़ेगा तो सुधर जाएगा तू। क्या ये सब? ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे। जी आप चुप रहिए, हालात और बिगड़ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है मेरे रिश्ते से तो मैं और मेरी बीवी नैन्सी वापस चले जाते हैं। मेरे बारे में तो सोचिए जी, मेरा क्या होगा? आप क्यों जाएंगे कहीं? मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। अम्बा दिमाग की बहुत तेज थी, वो वक्त की नजाकत को समझ चुकी थी। ये नैन्सी बड़ी चालाक है, इतनी आसानी से हरीश का पीछा छोड़ने वाली नहीं है ये। अगर हरीश को अपने साथ ले गई तब तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब हरीश के दिल में दुर्गा के लिए वो जगह बनानी ही होगी जो नैन्सी की है। अगली सुबह रोज की तरह दुर्गा उठकर भजन से दिन की शुरुआत करती है। ओह गॉड माय हेड, ये कौन पागल सुबह सुबह गाना गा रहा है? दुर्गा और कौन? हर सुबह 5 बजे वो पूजा पर बैठ जाती है। पर अब नहीं, अब ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। नैन्सी गुस्से में जाती है और दुर्गा की चोटी पकड़कर उसे पूजा के स्थान से खींचकर बरामदे में ले आती है। माँ जी, ये मेरा घर है, कोई तुझे नहीं बचाएगा। तभी वहाँ अम्बा आती है। ठीक ही तो कह रही है नैन्सी बहू, रोज सुबह सुबह गला फाड़ने लगती है। हम सब सो रहे हैं, जगाने मत आना। और हाँ, नाश्ता नैन्सी बहू के मन का बनेगा, समझी? और नैन्सी बहू, तू क्यों इस पर हाथ उठाकर अपने हाथ मैले करती है? अम्बा को भी अपने खिलाफ देखकर दुर्गा टूट जाती है। वो कृष्ण जी के आगे बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ अम्बा आकर उससे कहती है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बहू, और तुझे भी उंगली टेढ़ी करनी होगी। वो औरत बनना होगा जो हरीश को अपनी ओर खींच ले। ये अच्छाई का चोला छोड़ और लड़ अपने लिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये ले कुछ पैसे और नैन्सी जैसे कपड़े खरीद ला और पार्लर होते हुए आना। दुर्गा अपनी सास की बात मानकर एक शहर की लड़की का गेटअप ले लेती है और घर आती है। उसकी पहली झलक ही देखकर हरीश के होश उड़ जाते हैं। अरे कोई नाश्ता दे दो। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, अपनी बहू से नाश्ता बनवा लीजिए। ज्यादा जबान चल रही है तेरी, फिर से खींचू बाल। हाथ लगा कर तो दिखा। कानूनन हरीश की पहली बीवी मैं हूँ, तो अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो तेरा पति होगा जेल में और तू अपने घर। बाहरी औरत कहीं की। ये कहकर दुर्गा नैन्सी को एक तमाचा लगाती है और नैन्सी चूं भी नहीं कर पाती। ससुर जी, एक घर में बस आप हैं जिसने मेरी तौहीन नहीं की, पर अब आपसे भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पर आप बड़े हैं तो बताकर जा रही हूँ कि शर्मा जी के घर में भजन संध्या में मुझे गायिका के तौर पर बुलाया गया है। अब किसी के चक्कर में मैं क्यों अपना टैलेंट वेस्ट करूं? दुर्गा भजन संध्या के लिए निकल पड़ती है। आए दिन उसे कहीं न कहीं से गायिका के तौर पर बुला लिया जाता और दूसरी ओर नैन्सी पर हरीश के घर का सारा बोझ आ गया था। हरीश डार्लिंग, वो हमें एक नौकरानी रख ले क्या? तुम्हें ही आना था यहाँ। आज तक तो इस घर में कोई नौकरानी नहीं थी। दुर्गा कैसे सब संभाल लेती थी, और इस झमेले में मैं भी सही से काम नहीं कर पा रहा तो कहाँ से आएगी मेड? तो मुझे क्या पता था तुम ऐसे भूखे नंगे निकलोगे। अरे गर्मी अपनी दुर्गा पर दिखाना, वो होगी तुम्हारे पैर की जूती, नैन्सी नहीं है। दुर्गा अपनी कमाई से अलग घर लेकर वहीं रहने लग जाती है। उसके बढ़ते स्टैंडर्ड को देखकर नैन्सी को और गुस्सा आता था और हरीश और उसकी लड़ाई बढ़ती ही जाती थी। और फिर एक दिन, लोहा गरम, अब हथौड़ा मार देते हैं। अम्बा अपने दूर के एक रिश्तेदार के बेटे को फोन लगाती है जो शहर में रहता था और उसे अमीर कॉन्ट्रैक्टर बनवा कर गाँव में बुलवाती है।
अनिल अपने एक आदमी को प्लान के मुताबिक हरीश के घर भेजता है। हरीश जी हैं क्या? हमारे सर आए हैं गांव से प्लांट बनवाने, उन्हें कुछ लोगों की जरूरत है। तो पता चला हरीश जी को इस काम की नॉलेज है और जॉब की तलाश भी। तो अगर एक बार बॉस से मिल लेते हो अच्छा रहता। आपके बॉस का क्या नाम है? अनिल, लंदन रिटर्न है। नैन्सी का मन अब हरीश से ऊब चुका था और अनिल का नाम सुनते ही वो बन सवर कर अनिल के ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। साइट की नॉलेज तो मुझे भी है और अगर इतने बड़े आदमी के साथ रहने का मौका मिले तो इन पर तो मैं 100 हरीश न्योछावर कर दूं। नैन्सी बन सवर कर अनिल के ऑफिस के लिए निकलती है। नैन्सी के घर से जाते ही अम्बा हरीश को उसके लिए आए जॉब ऑफर के बारे में बता देती है और हरीश भी अनिल के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाकर नैन्सी को अनिल से फ्लर्ट करता देख लेता है। तो यही है तुम्हारा असली रूप। तुम्हारे कारण मैंने दुर्गा जैसी भोली लड़की को छोड़ा था, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ये कहकर हरीश वहाँ से सीधा दुर्गा के पास जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। दुर्गा को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई थी। मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं थी जी, कभी भी नहीं। चलिए घर चलते हैं। हरीश और दुर्गा फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।